हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड पुलिस एग्ज़ाम होने में अब बहुत दोस्तों कम समय बचा हुआ है। जून माह में दोस्तों आपका एग्ज़ाम होने वाला है और उसके बाद दोस्तों आगे को जो है अगस्त माह में आपकी फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा भी वो भी आपकी होने वाली है। बाकी और भी दोस्तों अन्य एग्ज़ाम इस साल होंगे, आपको देखने को मिलेंगे। नई भर्तियाँ, नई विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे बहुत जल्दी। ये दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम देखेंगे इसमें ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। वर्ण, वर्णमाला, परिभाषा एवं भेद। तो सबसे पहले यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, इतने सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है प्रश्न और भी एग्जामों में आया हुआ है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है वर्ण। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, ये भी आपको महजबानी याद रखना है। जिसमें स्वरों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 11 होती है। और व्यंजनों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? तो ये होती है 41। आगे बढ़ते हैं। भाषा की सार्थक लघुतम इकाई किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा शब्द को माना जाता है भाषा की सार्थक लघुतम इकाई। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। भाषा की सार्थक लघुतम इकाई शब्द को माना जाता है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है। प्रश्न में दोस्तों अंतर हो जाएगा। भाषा की सार्थक लघुतम इकाई दोस्तों किसे माना जाता है? शब्द को। और एग्जाम में आता है कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई क्या है? तो ध्वनि है। ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द बनाने के लिए इन्हें सार्थक या अर्थबोधक की क्षमता से युक्त होना चाहिए। ध्वनि सार्थक ही हो यह जरूरी नहीं है, जैसे अ, क, प, त इत्यादि ये ध्वनियाँ हैं लेकिन सार्थक नहीं है। किंतु कल, कब, चल आदि ये शब्द हैं क्योंकि इनमें सार्थकता है, अर्थात अर्थ देने की क्षमता है, और ऐसे शब्द भाषा की सार्थक इकाई हैं। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है, भाषा की मूल इकाई है। तो भाषा की मूल इकाई दोस्तों क्या है? ध्वनि है। ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर देख लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई या मूल इकाई दोस्तों क्या है? ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई दोस्तों क्या है? वाक्य है। एक प्रश्न, एक नंबर के लिए भी बन जाएगा प्रश्न। भाषा की सार्थक इकाई दोस्तों क्या है? वाक्य है। और वाक्य से छोटी इकाई दोस्तों क्या है? उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई पद यानी कि शब्द, और पद से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई दोस्तों ध्वनि। अब इनका क्रम दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा वाक्य। भाषा की सार्थक इकाई दोस्तों क्या है? वाक्य है। वाक्य के बाद दोस्तों क्या आएगा? उपवाक्य आएगा। उपवाक्य के बाद दोस्तों क्या आएगा? पदबंध आएगा। पदबंध के बाद दोस्तों क्या आएगा? पद आएगा। और पद के बाद दोस्तों क्या आएगा? अक्षर। जैसे दोस्तों यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, राम शब्द में 2 अक्षर है, रा मो, एवं 4 वर्ण है, र आ मो ओ। इस तरह से वर्ण विच्छेद भी हम करेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। वर्णों के कितने भेद होते हैं? दोस्तों प्रश्न देखिए, वर्णों के कितने भेद होते हैं? दोस्तों कितने भेद होते हैं? 2 ही भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो ये देखिए, वर्णों के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हिंदी भाषा की कुल वर्णलिपियाँ हैं। दोस्तों अभी हमने देखा था कितनी वर्णलिपियाँ हैं? 52 होती हैं। अब देखिए यहाँ पर 52 में हिंदी भाषा की कुल वर्णलिपियाँ दोस्तों कितनी हैं? तो 52 है। स्वर दोस्तों कितने हैं? 11 हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों अंग अह कुछ नहीं है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो दोस्तों कितने हो गए? 11 ये हो गए। व्यंजन देखिए दोस्तों यहाँ पर कंठ वर्ग, कंठस्थ व्यंजन क, ख, ग, घ, अ, 5 5 दोस्तों ये हो जाएंगे 25। ये दोस्तों कितने हो गए? 25 ये हो गए हैं। और 4 इसके अलावा देखिए अंत्यस्थ व्यंजन हो गए, योर और लव। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सौ, 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 ह। प्रश्न दोस्तों इन्हीं से बनता है। देखिए अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? योर और लव, इनकी संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो सौ, सौ, सौ और ह, 4 ये हो गए। संयुक्त व्यंजन दोस्तों कौन से? छ्यों, तरो, ज्यों और सरो, 4 ये हो गए। अयोग हुआ दोस्तों कौन से? अंग अह, ये 2 हो गए। द्विगुण व्यंजन डॉढ़, ये भी 2 हो गए। तो टोटल दोस्तों कितने हो गए? 52 हो गए। तो याद रखेगा, इन्हीं में से दोस्तों प्रश्न बनेगा कि कौन सा वर्ण तालव्य वर्ण नहीं है। चौ, छ, जौ यहाँ पर लिख दिया, ध या अण की कुछ भी लिख दिया, तो कौन सा तालव्य नहीं है, कौन सा मूर्धन्य नहीं है, कौन सा दंतित। तो कौन कौन से क्या क्या है दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। ओष्ठ वर्ग में प, फ, ब, भ, म।
दंती वर्गे तोथो दोधनो, मूर्धन्य टोठो डोढोणो, चालव्य चौछो जोझो यो, कंठी वर्ग क ख ग घ अंगो। आगे बढ़ते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह दोस्तों क्या कहते हैं? दोस्तों वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को दोस्तों क्या कहते हैं? वर्णमाला। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी में दोस्तों कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, कौन सा स्वर नहीं है? स्वर दोस्तों कौन सा नहीं है? ब दोस्तों नहीं है, क्योंकि ये क्या है? व्यंजन है। यह एक स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन दोस्तों क से लेकर म तक, और ये प वर्ग का है, प वर्ग का है और ओष्ठी है। बाकी स्वर दोस्तों देखिए अ उ ए, ये सभी स्वर हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, इनमें से री क्या है? री दोस्तों क्या है? स्वर है, अभी हमने देखा था। संयुक्त व्यंजन छौतरो ग्योसरो, ये भी हमने अभी देखे थे। देखिए यहाँ पर हिंदी के प्रमुख स्वर, तो स्वर दोस्तों ये दिए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मूल स्वर कौन कौन से हैं? अ ई उ री, दोस्तों ये हो गए हमारे कौन से स्वर? मूल स्वर। संयुक्त स्वर कौन कौन से हो गए? ए आई ओ औ। और स्वरों के दोस्तों 2 प्रकार हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर भी होता है। जैसे प्लुत स्वर में ओम, तो ह्रस्व स्वर में कौन से? अ ई उ री, ह्रस्व स्वर याद रख लीजिए। बाकी जो बचे वो सभी हो जाएंगे दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आए? अ ई उ री, बाकी जो बचे वो सभी हो जाएंगे हमारे दीर्घ स्वर। अगला दोस्तों प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? री की मात्रा दोस्तों देखिए किसमें हुआ है? वृष्टि में हुआ है। वृष्टि में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। री मात्रा वाले अन्य शब्द जैसे कृतज्ञ, कृष्ण, सर्जन आदि। अगला दोस्तों प्रश्न है, देखिए अच्छा प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है, ये देखिए, इससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। सभी स्वर स्वतंत्र होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। बिल्कुल मुहज्जबानी याद रखिएगा। स्वरों की संख्या 11 होती है। जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सके या जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है, स्वर कहलाते हैं। अ आ इ ई। अगला प्रश्न है, स्वरों का उच्चारण व्यंजनों की सहायता से होता है, गलत। अनुस्वार की सहायता से होता है, ये भी गलत। अनुनासिक की सहायता से होता है, ये भी नहीं। बिना किसी की सहायता से होता है। स्वर दोस्तों क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वरों का उच्चारण दोस्तों बिना किसी की सहायता से होता है, ये सभी स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ ध्वनि छिपी रहती है। जैसे मैंने क लिखा ना, क भी लिखेंगे तो हलंत लग जाएगा। क और अ से मिलकर बना है क, तभी अ यहाँ पर अ ध्वनि छिपी रहती है। स्वर का संबंध किससे है? स्वर का दोस्तों क्या लिंग से है? नहीं। समास से, संधि से या फिर वर्ण से? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्वर किसका भेद है? तो वर्ण का। यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, हिंदी वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वरों की दोस्तों यहाँ पर परिभाषा दी गई है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बाधा के होता है, ये सभी स्वतंत्र हैं। और व्यंजन है स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मात्रा के आधार पर स्वर। देख लेते हैं मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। इसी मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। तो कौन कौन से दोस्तों 3 भेद हैं, ये हम देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले दोस्तों नंबर किसका आता है? ह्रस्व स्वर का आता है। जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर दोस्तों कौन कौन से हैं? अ ई उ री, ये दोस्तों हमारे ह्रस्व स्वर हैं और इन्हें 1 मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा प्रश्न है।
अगला है यहाँ पर हमारा दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। आ, पढ़ाई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। तो ये हो गए हमारे दीर्घ स्वर। इसके अलावा यहाँ पर पुल्ल स्वर दिया गया है। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे पुल्ल स्वर कहते हैं। जैसे 3 अंक का चिन्ह होता है। संस्कृत व्याकरण में पुल्ल स्वरों की संकल्पना प्राप्त होती है और हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है ह्रस्व, दीर्घ और पुल्ल दोस्तों क्या है? तो स्वर हैं, ये हमने देख लिया है अभी। ये देखिए ह्रस्व, दीर्घ और पुल्ल दोस्तों स्वर के प्रकार हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं जो बिना किसी सहायता के उच्चारित किए जाते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, इन्हें स्वरों की सहायता से उच्चारित किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बताना है किस समूह में सभी स्वर दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर दोस्तों देखिए यहाँ पर अ आ गया, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर भी अ आ गया और अ, ई, उ, री। तो किस में दोस्तों है ये यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए लर आ गया है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बनेगा ए वाला, ई, ए, आई, ओ, औ। ये सभी के सभी दोस्तों क्या हैं? हमारे दीर्घ स्वर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो ह्रस्व स्वर दोस्तों कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। व्याकरण में परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या दोस्तों कितनी मानी गई है? 11 मानी गई है। स्वरों के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर दोस्तों कौन कौन से होते हैं? वे स्वर मूल या ह्रस्व या एकमात्रिक कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति दूसरों से नहीं होती। अ, ई, उ, री। तो ये हो गए दोस्तों हमारे कौन से स्वर? ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर दोस्तों कौन कौन से हैं? वह स्वर जिनके बोलने में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है। आ, पढ़ाई, पढ़ाऊ, ए, आई, ओ, औ। तो ये हो गए हमारे। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए यहाँ पर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दुगना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? लघु का मतलब दोस्तों छोटा होता है, प्लुत हो जाएगा ओम। मूल स्वर में हो जाएंगे अ, ई, उ, री। उसको दोस्तों कहते हैं गुरु स्वर या फिर दीर्घ स्वर। ये देखिए यहाँ पर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है वह गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहलाते हैं। मात्रा की दृष्टि से दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं, अर्थात 2 मात्रा वाले स्वर। 2 मात्रा होने के कारण ही इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। छंद शास्त्र में ह्रस्व मात्रा को लघु और दीर्घ मात्रा को गुरु कहते हैं। अगला प्रश्न है दीर्घ स्वर दोस्तों कौन से? आ, पढ़ाई, पढ़ाऊ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। देखिए ऊ दोस्तों हो जाएगा ह्रस्व स्वर, अ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर। संयुक्त स्वर दोस्तों जो ए है ना, ए बनता है अ और ई को मिलाकर, तब जाके दोस्तों बना हमारा ए। ओ दोस्तों संयुक्त स्वर है, अ और ऊ को मिलकर बना हमारा ओ। ये आपको याद रखना है। तो इसका संयुक्त दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हमारा, पूछा क्या गया था दोस्तों? ये पूछा गया था ह्रस्व स्वर कौन सा है? तो ह्रस्व स्वर हो जाएगा छोटा ऊ। अ, ई, उ, री सभी ह्रस्व स्वर हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर यानी कि दोस्तों जो 2, जैसे ए देखिए अ और ई को मिलकर बना है ए, तो ये हमारा संयुक्त स्वर है। ऊ दोस्तों यहाँ पर हमारा संयुक्त स्वर नहीं है। ऊ हमारा संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर दोस्तों कौन कौन से हैं? ए, आई, ओ, औ। ये होते हैं हमारे संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर दोस्तों कौन कौन से हैं? आ, पढ़ाई, बढ़ाऊ और ह्रस्व स्वर हो जाएंगे अ, ई, उ, री। अगला प्रश्न है किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो दोस्तों उसे कहते हैं हम पुल्ल स्वर। ऑप्शन नंबर डी। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें पुल्ल स्वर कहते हैं। जैसे ओम, सुनो। तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुल्ल स्वर कौन सा है दोस्तों? हो जाएगा ओम, ऑप्शन नंबर बी वाला। ओम पुल्ल स्वर है। शेष वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण शब्द हैं जो 3 यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है पुल्ल स्वर के उच्चारण में उससे 3 गुना समय लगता है। पुल्ल स्वर का प्रयोग मूलतः वैदिक भाषा में या नाटक इत्यादि में संवाद लिखते समय पुकारने के अर्थ में किया जाता है। जैसे
राम, लंबा दोस्तों इसमें। अगला प्रश्न है संधि सहयोग के आधार पर, इसे हम यहाँ पर अब देख लेते हैं। संधि सहयोग के आधार पर निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? तो संयुक्त स्वर हो जाएगा दोस्तों आई, हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। आई को संयुक्त स्वर माना जाता है, ए आई ओ औ। दोस्तों ये सभी के सभी हमारे क्या हो गए? संयुक्त स्वर हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक इसको मिलकर बनता है अ, और ई को मिलकर बनता है ए, अ और ए को मिलकर बनता है आई, अ और ऊ को मिलकर बनता है ओ, और अ और ओ को मिलकर बनता है औ। अ ई उ री दोस्तों इनको माना जाता है मूल स्वर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? दोस्तों ये हो जाएगा ओ, यहाँ पर हमारा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। स्वतंत्र रूप से उच्चरित वर्ण स्वर कहलाते हैं। कोई आपसे पूछे कि स्वर किसे कहते हैं, तब आप बताएंगे कि स्वतंत्र रूप से उच्चरित वर्ण स्वर कहलाते हैं। और हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं दोस्तों? 11 हैं। अब यहाँ पर देखिए ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर दोस्तों जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से न होकर स्वतंत्र रूप से होती है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अ ई उ री, इन्हें मूल स्वर एकमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर दोस्तों देखिए दो समान मूल स्वरों के योग से निर्मित स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आ दोस्तों किससे मिलकर बना? अ और ओ को मिलकर। छोटी ई और बड़ी दोस्तों जो बड़ी है ना, दोनों यहाँ पर देखिए ई और ई को मिलकर बनी बड़ी ई। ऊ बना देखिए ऊ और ऊ को मिलकर, तो दीर्घ मूल दीर्घ स्वर हैं। संयुक्त स्वर देखिए यहाँ पर जब दो असमान स्वर परस्पर जुड़ते हैं तो उनके योग से संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। आई देखिए अ और ई को मिलकर बना आई, आई देखिए यहाँ पर अ और ए को मिलकर बना आई। ओ देखिए अ और ऊ को मिलकर बना ओ, और औ देखिए अ और ओ को मिलकर बना औ। अब यहाँ पर देख लेते हैं इनमें से संवृत स्वर कौन सा है। बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है और गलती इसी में बच्चे करते हैं, बाकी तो लगभग लगभग ऊपर का याद कर लेते हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा मुश्किल पड़ता है। इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है दोस्तों? ये सॉरी संयुक्त नहीं है, संवृत स्वर है, तो ये हो जाएगा ई। अब देख लेते हैं संवृत स्वर की परिभाषा। संवृत स्वर या ऊंचा स्वर ऐसी स्वर ध्वनि होती है जिसमें बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए जिह्वा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और तालु से समीप रखा जाता है। उदाहरण के लिए ई एक संवृत स्वर है। अब देखिए विवृत स्वर या निम्न स्वर ऐसी ध्वनि होती है जिसमें जिह्वा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना नीचे और तालु से दूर रखा जाता है। उदाहरण के लिए विवृत स्वर हो जाएगा आ। वहाँ पर प्रश्न आ जाएगा कि निम्न में से विवृत स्वर कौन सा है? आ होगा ऑप्शन में, और भी 3 ऑप्शन और हो जाएंगे, एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, 2 और वर्ण मिल जाएंगे। तो इस तरह से भी याद रखिएगा विवृत स्वर कौन सा हो जाएगा? आ हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो इसमें अग्र स्वर आता है, पश्च स्वर आता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। विवृत स्वर दोस्तों इसमें नहीं आएगा। अब देखिए विवृत स्वर जीभ के भाग के आधार पर हिंदी स्वरों के अंतर्गत नहीं आता। इसमें देखिए कौन कौन से आते हैं। जिह्वा की उत्पादित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। विवृत स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। विवृत स्वर, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत। अर्धविवृत स्वर कौन सा है ये दोस्तों यहाँ पर अब आपको बताना है दोस्तों। ये हो जाएगा आई। ये देखिए आई दोस्तों अर्धविवृत स्वर है। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ये चारों प्रकार अब हम जान लेते हैं। विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर और अर्धसंवृत स्वर या फिर संवृत स्वर। दोस्तों अगर आप लिख रहे हैं कॉपी पेन आपके हाथ में तो विवृत स्वर लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, या फिर इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा मैं। विवृत स्वर में दोस्तों आ लिख लीजिए, बाकी परिभाषा लिख सकें, याद कर सके तो अच्छी बात है। अर्धविवृत स्वर कौन कौन से? अ, ए, आ, ये अंग्रेजी का आ है, और ओ। और अर्धसंवृत ए और ओ हो जाएंगे। संवृत में आएगा ई, ऊ। अब क्या क्या है, लगभग क्या क्या होता है? जैसे विवृत में देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, आ खुला ना दोस्तों, बोल के देखिए, आ हो गया। अर्धविवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग आधा बंद रहता है, करके देखिए इनको, अ बोलिए, अ, आई, अ, औ।
देखिए दोस्तों हुआ ना। और देखिए दोस्तों ऊष्म व्यंजन है ना, ऊष्म व्यंजन, अपना हाथ दोस्तों अपने मुंह के पास लेकर जाइए और बोलिए 100, 100 और 100 दोस्तों और हो। तो ये तो सभी दोस्तों हमारे ऊष्म व्यंजन है। और देखिए ऊष्म का मतलब दोस्तों क्या होती है, गर्मी होती है। तो बोल के देखिए हम, और मुंह हाथ पर लेकर जाइए 100, गर्मी निकलेगी दोस्तों इनमें, तभी इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म यानी कि गर्मी, तो ये ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। अर्धसंवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए और ओ, बोलकर देखिए। और संवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, ई ऊ। तो दोस्तों ये हो गए जाएंगे हमारे संवृत स्वर। तो बाकी दोस्तों इससे आगे को हम कल को देखेंगे। बाकी इसका से उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मूर्धन्य व्यंजन इनमें से कौन सा है। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।